सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। एक वक्त था जब पाकिस्तानी कपास आलमी मार्केट के लिए बहुत अहमियत रखती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। दुनिया भर में कॉटन का इस्तेमाल कम हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह मसनूई और मैन मेड फाइबर जो ज़्यादा सस्ती, ज़्यादा लचकदार और जदीद सार्फिन की ज़रूरियात के लिए ज़्यादा मौजूद समझी जाती है। पाकिस्तानी कपास पैदावार में कमी और आलमी मेयार ना होने की वजह से ज़वाल का शिकार हो रही है। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और सेंट्रल जो हम अमरीकी ममालिक देख रहे हैं, इन जैसे हरीफ सस्ते पैदावारी अखराजात, तेज़ तर तस्सीरात और बेहतर बुनियादी ढांचे की पेशकश करते हैं, जबकि पाकिस्तान को तवानाई के बढ़ते अखराजात, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी मामलात का सामना है जो इस सनत को शदीद मुतासर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मैन मेड फाइबर खेलों के लिबास, गाड़ियों की फर्नीचर, एयर बैग्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि तिब्बी मसनूआत में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कॉटन सिर्फ लिबास और चादरों तक यानी बेडशीट्स तक महदूद हो गया। अब कपास आलमी टेक्सटाइल तजारत का बुनियादी अंसर नहीं रही, बल्कि ये एक महदूद इस्तेमाल की शय बन चुकी है। पाकिस्तान में मैन मेड फाइबर की पैदावार की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए कोई मकामी सनत यहाँ पे बुनियाद नहीं है, सनती बुनियाद नहीं, और इसी वजह से पाकिस्तान मसनूई फ़ाइबर को बड़े पैमाने पर तैयार नहीं कर सकता। अपनी कम कीमतों के बावजूद पाकिस्तानी टेक्सटाइल अपनी मार्केट शेयर बरकरार रखने में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ चलने के लिए फ़ौरी इस्लाहात करनी होंगी। किस तरह से की जा सकती हैं हमारे जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए, और जो हमारे कंपैटिटर्स होंगे कैसे पाकिस्तान उनका मुकाबला कर सकता है, आलमी मार्केट पे अपना कैसे शेयर बेहतर कर सकता है। इन मामलात पर बात ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ एहसानुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। एहसान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में 34% कॉटन प्रोडक्शन में जो कमी हुई है वो यकीन आपके शोबे के लिए बड़ा ही तशवीशनाक अमर है, लेकिन आप समझते हैं कि बहुत से मसाइल यहाँ पर हैं, चैलेंजेस हैं। उसके बाद एक ऐसे वक्त में जब दुनिया सिंथेटिक या हम मैन मेड फाइबर की जाने जाते हुए देख रहे हैं, ग्लोबली ट्रेंड्स बदल गए हैं, उसमें अगर कॉटन प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात करना, आप समझते हैं ये इसकी ज़रूरत है अभी, और क्यों बढ़ाई जाए अगर है तो? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इशू है वो कॉटन प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान का इशू नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान में कॉटन की कंजप्शन का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस साल पाकिस्तान में जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो पिछले साल से 34% कम है, और जो हमारा टारगेट फिक्स किया गया था उसके मुकाबले 50% कम है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिनिक फैक्ट्री में 5 लाख से ज़्यादा जो बेयर्स हैं वो इस वक्त काबिल फ़रोख्त पड़ी हुई हैं, जो पिछले साल से 31% ज़्यादा है। इसकी मेजर रीज़न है हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो हमारी इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो FBR ने कानून राइज किया हुआ है उसके तहत अगर आप कॉटन यॉन, कॉटन या ग्रे क्लॉथ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर सेल्स टैक्स की छूट है, उस पर 18% सेल्स टैक्स नहीं है। ओके। जबकि यही प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से खरीदेंगे तो इन पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जिसके बायस हमारे जो बेशतर जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं वो अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 50-70% जो कॉटन है और कॉटन यॉन इंपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि कॉटन इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारी इतलात हैं वो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो चाइना से दूसरे मालिक से सेल्स टैक्स कॉटन यान इंपोर्ट करके यहाँ लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के बायस इस वक्त पाकिस्तान का जो मेजर इशू है कॉटन के हवाले से वो कॉटन प्रोडक्शन नहीं है, वो कॉटन कंजप्शन है। हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले कॉटन कंज्यूम करने के जो इकदाम है वो उठाए, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइसेस भी जो होंगी वो फार्मर फ्रेंडली होंगी। ठीक है एहतशाम साहब, लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन वो कह रहे थे कॉटन कंजप्शन इस वक्त मेन इशू है, उसको देखना चाहिए हुकूमत को ताकि कॉटन प्रोडक्शन। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम जो बात करें कि जब दुनिया जदीद तकाज़ों की जानिब बढ़ चुकी है और डिमांड ग्लोबली जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी हुई है, तो उसमें या तो फिर अगर हमने कॉटन में ही रहना है तो हम प्रीमियम कॉटन की तरफ चले जाएँ। एक ये भी अल्टरनेटिव है ताकि दुनिया के साथ तो चल सकें।
जी मैडम, दुनिया के साथ आपके आमना चलने के लिए तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि नए वैरायटीज़ और सब कुछ होना चाहिए, लेकिन असल बात इस वक्त ये आमना कि आज भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, वो उसको तकरीबन 11 मिलियन बेल जो है ना उनको सालाना इसकी ज़रूरत है। और बावजूद इस बात के कि इसमें तब बेताशा पैसा खर्च किया जाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज में, और वो उनको करके अपने जो वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे होते और जिसको साथ कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं कर रहे होते। नतीजतन ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव नहीं है और इतना एक्सपोर्ट गुड बनता भी नहीं। दूसरा हम ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है एहसान साहब ने भी, देखिए अब ओवर द ईयर्स हो क्या रहा है। पहले भी पाकिस्तान में होता था कि जब हमारी कॉटन बेल 16-17 मिलियन बेल तक चली गई थी, आधी जो है ना वो तकरीबन रॉ कॉटन बेच दी जाती थी, उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उनको लगता था आसान काम है जी, लंबे चक्कर में ना पड़े, आए तो उसको बेच दिया जाए। लेकिन ओवर द ईयर अब ये मसला हमारे लिए बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है। और आप देख लें इस वक्त सूरत हाल है कि लेटेस्ट ये बताया जा रहा है कि 48% डिक्लाइन होगी हमारी ये कॉटन प्रोडक्शन जो है ना। उसकी जहाँ और वजूहत हैं वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कॉटन अपना ये क्या कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट जो हमारी क्रॉप्स होनी चाहिए कॉटन की, वो उस तरह नहीं हो रही है, पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्लस हुकूमत का जो है ना कुछ चीज़ों पे तो जीएसटी ऐसी नहीं है एहसान साहब, लेकिन कनोला पे तो जीएसटी है, वो तो एक अपनी जगह पे इशू है। अब सवाल ये है कि जी इसको कैसे बेहतर किया जाए। जहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्राइस फ्लक्चुएशन एक बड़ा इशू है आमना। इस हवाले से हमने देखा है कि भाई जब तक कि आप नई वैरायटी की तरफ नहीं जाते, आर्टिफिशियल की तरफ नहीं जाते और जो नई नई टेक्निक्स है उसकी तरफ नहीं जाते, मैकनाइज जो फार्मिंग है इस हवाले से उसकी तरफ नहीं जाते, तो जो मौजूदा सूरत हाल में हम जो कर सकते हैं वो ये है कि जो थोड़ा बहुत एक जेन्युइन, देखिए सब्सिडीज़ हर जगह पे ख़त्म कर दी गई है, यहाँ पे सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जेन्युइन जो हम देखें छोटे फार्मर है, ताकि इसकी जो है ना हम कम से कम बेल जो है ना 8 मिलियन बेल की कहा जा रहा है कि साल होंगी, 11 मिलियन 12 मिलियन बेल आसानी के साथ हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैटर्नाइज़ किया जाए चीज़ों को, और जिनको वाकई जनरली जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है छोटे फार्मों को दी जाए। और दूसरी बात है हम ना ये अब आउटडेटेड जो फार्मिंग है ये अब नहीं चल सकती, आप ठीक कह रही हैं, हमें अब नई तरीक़ाकार की तरफ जाना पड़ेगा। वो कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ये तो पैटर्नाइज़ करेगी हुकूमत ही। लेकिन जो रिसर्च के हमारे अदारे हैं उनको चाहिए कि इसके लिए कॉटन के लिए, अब देखिए ना पेस्ट का कितना इशू है, आए दिन हमला होता है इनके ऊपर, फिर हम देख रहे हैं चले एहसान साहब का भी इस पर टेक लेते हैं, बाद फिर हम ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो जी एहसान साहब बिल्कुल चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। अभी हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए कि हम जो दुनिया के जो जिद्दत के तकाजे हैं उसको भी पूरा करें, और साथ ही साथ ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो भी इससे मुतासर ना हो। जी मैडम, अभी जो मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त 8 मिलियन बेल प्रोडक्शन होने जा रही है। ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में इस साल 5.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन होने जा रही है, और उसमें से भी 5 लाख से ज़्यादा जो बेल्स हैं वो भी सेलेबल हैं। और दूसरा जो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में सब्सिडीज ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन इम्पोर्ट पे सब्सिडी दी जा रही है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इकदाम उठाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाने के लिए खातर खा इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो हम IMF से इतनी कड़ी शराइत पे लोन लेते हैं, वो हम सारा पैसा जो है वो हम इंपोर्ट के माध्यम में, मैं कहूँगा कि ज़ाय कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो कॉटन कंजम्पशन जब तक नहीं पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पाकिस्तान से जो कॉटन एक्सपोर्ट्स के बहुत से ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसकी वजह कि चूंकि उन्हें इंपोर्टेड कॉटन सस्ती पड़ रही है तो इसलिए वो परचेज नहीं कर रहे। और दूसरी जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि हम इसकी वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इस वक्त वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले जो तकरीबन 10-12 साल से जो सबसे बड़ा इशू कॉटन को है वो दूसरा है, गन्ने की काश यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से माजरत के साथ आप जरा बताएंगे वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो रही है, वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो रही है। देखें ना हम क्या अब हम हमारी कम्पिटिटिव तो हम रहे नहीं है, जिस तरीके से सिर्फ तौलिए और छोटी मोटी चीज़ें हम बना के भेज रहे हैं, वरना टेक्सटाइल जो आज भी हम देखने हैं कि 55% हमारे टेक्सटाइल के जरिए फॉरेन एक्सचेंज हम कमा रहे हैं, 10% है जी हाँ। तो हमारे यहाँ तो वैल्यू एडिशन उस तरह नहीं है कि देखें ना चंद एक चीज़ें बनाते हैं वो पुराने हिसाब से नहीं कर। बांग्लादेश इस हवाले से बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश वियतनाम हमारे सामने है, बाकी भी जी मैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने आज ही हमारी एक्सपोर्ट की फिगर जारी की हैं, वो प्लीज़ ज़रा उनको देखें कि पाकिस्तान में इस साल जो रॉ कॉटन है वो कितनी एक्सपोर्ट है
और हमारी जो वैल्यू एडिशन है, जो क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, वो कितनी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान में इस साल जो रॉ कॉटन है वो ना होने के बराबर है। हमारी टोटली जो कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स की हैं सारी, वो ऑलमोस्ट 95% पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है, लेकिन इसमें बेहतरी की भी बहुत सी गुंजाइश है। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि गन्ने की बहुत ज़्यादा काश्त की वजह से जो हमारे क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पे अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। उसकी वजह से हमारी जो कॉटन की क्वालिटी है वो मुतासर हो रही है। ना सिर्फ कॉटन की क्वालिटी मुतासर हो रही है, बल्कि जो कॉटन सीड है उसकी जर्मिनेशन 70-80% होती थी, अब वो 40-50% पे आ गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जहां, और इसमें लेबर का भी तो बड़ा रोल है। ख़वातीन मेजॉरिटी में जो पिकिंग के हवाले से अब जानी जाती है, कहा जा रहा है क्योंकि वेजेस इतनी कम हो गई हैं कि लोग इसमें आ ही नहीं रहे इस फील्ड में। नहीं सर, मेरा ख्याल है ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। अब इस वक्त जो पिकिंग का जो कंटेमिनेशन का इशू था वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में 14.8 मिलियन जो हिस्टोरिक हाई जब हमारी कॉटन प्रोडक्शन होती थी, उस वक्त भी यही मुल्क था, लेकिन उस वक्त क्रॉप जोन एक लॉस थे। मुझे याद है कि यूरोपीय यूनियन के लोग यहाँ आते थे, रहीमिया खान में स्पेशली कॉटन के फील्ड्स देखने आते थे। ITMF एक कोई इसका बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग, उनकी टीमें यहाँ आती थी कि हम रहीमिया खान में, जो पाकिस्तान में जो रहीमिया खान एक शहर है, वो इसकी कॉटन को खान कॉटन कहते थे। बहुत ज्यादा डिमांड होती थी रहीमिया खान की कॉटन की। सर ये तो चलिए पुरानी बात होगी ना। आप ये जो मैं आपसे शॉर्टली, क्योंकि वक्त कम है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं आप ना एक बात पूछने दें एहसान साहब से। एहसान साहब देखें, ये पुरानी बात नहीं है। अभी आप देख लें कि जो पिकिंग सीजन होता है जहाँ से कॉटन को लिया जाता है, उसमें आप देख लें वर्क फोर्स कौन सी ज़्यादा है, वो ख़वातीन है। अब ये लेटेस्ट खबरें उसमें यही आती हैं कि एक वजह ये भी है कि लोग उस तरफ नहीं जा रहे, कि अपना वेजेस बड़ी कम है। अब मुझे बताएं, ये इशू तो अपनी जगह पे है ना? सर मेरा ख्याल है ये इशू बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में, और स्पेशली मैं कहूँगा कि साउथ पंजाब में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ जो एग्रीकल्चर वेजेस हैं वो बहुत अच्छी हैं। गंदम की कटाई हो, कपास की चुनाई हो, या और जो ख्वातीन एग्रीकल्चर से मुतल्लिक हैं, उनकी वेजेस का कोई इशू नहीं है। और जो बात इसके हवाले से तो आपका आंसर आ गया एहसान साहब। ये हम जब बात कर रहे हैं कॉटन प्रोडक्शन की बेहतर पैदावार की जानिब, आप जैसे कह रहे थे कि क्वालिटी गिर रही है, बेहतर पैदावार की हमें जानिब जाना है। और प्रीमियम कॉटन के हवाले से जो मैं जैसे इत्तेशाम साहब से भी बात कर रही थी, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, वो एक वे फॉरवर्ड है हमारे लिए। नहीं, मैंने प्रीमियम कॉटन तो जब तक हमारे क्रॉप जोनिंग जो कवानीन हैं उन पे अमल नहीं होगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्रीमियम कॉटन की जो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। आपके लिए में होगा कि बलूचिस्तान में जो कॉटन काश्त हो रही है, और साउथ पंजाब में जो चोलिस्तान से जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, ख़ासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है, फोर्टाबास है, और रहीमिया खां में कुछ बेल्ट है जो चोलिस्तान से एडजॉइनिंग है, वहाँ जो कपास पैदा हो रही है वो पाकिस्तानी दीगर जो शहरों में कपास पैदा होती है उसके मुकाबले में 400-500 रुपये फी मन महंगी सेल होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें कंटेमिनेशन नहीं होती, उसका जो रेशा है वो बड़ा लंबा होता है, स्टेपल लेंथ बहुत बेहतर होती है। क्वालिटी कॉटन पाकिस्तान में पैदा हो सकती है, पहले भी होती थी, लेकिन तब तक नहीं हो सकती जब तक शुगर केन का मसला हल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेशाम साहब साथ ही हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी हमारे पास, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो के हालिया बयान के हवाले से बात करते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चाइना और US के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान चाइना और US के दरमियान ब्रिज बन सकता है। हमने माजी में सिफारती रवाबित कायम करने और अमरीका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात में ऐसा किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश को एक बार फिर दोहराया। प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नुमाइंदे नटाली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ममालिक में तिजारत के फ़रोग के साथ साथ IT, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और पावर सेक्टर के शोबों में ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सवाल अब ये है कि अब पाकिस्तान किस तरह से दोनों बड़े ममालिक चाइना और अमेरिका के दरमियान, जिनमें एक टैरिफ की भी जंग चल रही है, इकॉनमी वॉर है, उसमें पुल का किरदार अदा कर सकता है। ये इस स्टेटमेंट के क्या असरात हो सकते हैं
और अमेरिका इसको किस तरह से देखेगा, क्या अमेरिका इस ऑफर संजीदगी से लेगा, क्या मामला है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने एहतशाम साहब के साथ। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन जवाना ने पाकिस्तान नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी गहरी नज़र है, उनसे ही स्टार्ट करते हैं। अभी जो बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप को ऑफिस संभाले तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हाई लेवल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों सतह पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान। और साथ ही साथ एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजिक डाइवर्जेंस है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रिज का किरदार पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान निभा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान माजी के अंदर तो यकीनन ब्रिज का किरदार अदा करता रहा, पर पाकिस्तान उस टाइम पे एक बड़ी ताकत थी। पाकिस्तान शीटो और शेंटो और इसी तरीके से अमेरिका के बहुत गुर्बत रखता था और दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम रखता था, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सम ऑफ द अदर हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो ज़रा कमज़ोर रही हैं, और ख़ास तौर पे जब अब अमेरिका के अंदर इंतज़ामिया चेंज हुई है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी एक मजबूत खारजी ताल्लुकात जो है वो बनाना चाहता है अमेरिका के साथ, और खारजा मामलात को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इस टाइम पे अभी तक बातचीत जो नज़र आ रही है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, और ज़्यादातर उनकी कोशिश यही है कि दुनिया की मईशत को वो समेट के अपने मुल्क में ले जाएं। और अभी हालिया में भारत को तो वो ये कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा कामयाब दौरा था, लेकिन मेरे ख्याल में तो बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि उन्होंने इक्वल टैरिफ जो है उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जब वो वहाँ खड़े हुए थे मोदी साहब। और दूसरी जानिब जो है वो उनके आने से पहले फौजी जहाज के अंदर बेड़ियाँ पहना के और हथकड़ियाँ लगा के 110 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये भी मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया है, और ख़ुद भारत को भी इसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे मुबर्रा असल बात यह है कि पाकिस्तान को फिलहाल फोकस ये करना चाहिए कि हमें अपने रीजनल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और रीजन के अंदर जो है वो अमेरिका दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए कि अमेरिका जो है वो आपको हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता रहा, और इंडिया को जो है वो अपना नेचुरल एलाई बताते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी जब तक अफगानिस्तान में हमारे साथ मुताबिकत रखती थी, तब तक अमेरिका जो है हमारे साथ बात करता था, और आज अमेरिका हमसे जो है बहुत दूर आके खड़ा हो गया, और हमने देखा कि भारत पे उसकी जो बेजा नवाज़ात हैं, जो कि बिल्कुल तमाम कवानीन और इंटरनेशनल लॉज और जनीवा जो कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसके बावजूद भारत को जो है एक लाडले के तौर पर पेश किया गया। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब जो लुक ईस्ट पॉलिसी की जाने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर चीन का किरदार नजर आता है, इस रीजन के अंदर रशिया का किरदार नजर आता है, सेंट्रल एशिया का किरदार, और इस सब में पाकिस्तान का किरदार एक मुमताज किरदार है अपने महलो वकू और अपनी एटमी सलाहियत और अपनी बेहतर फौज के हवाले से। और हमारे पास अल्लाह के शुक्र है तमाम वसाइल और मादनियात मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा अमेरिका से जो है वो कोई उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है उसने इस खित्ते के अंदर जो है भारत को अपना पार्टनर चुना है, और अभी जो F-35 जहाज की उन्होंने और इसी तरीके से सर्वेलेंस जहाज और दीगर एटमी न्यूक्लियर रिएक्टर की जो उन्होंने बातचीत की है, भारत को ऑफर की है, ये एक खतरनाक है। और 10 साल का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई है, वो मेरे ख्याल में उसमें तो यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका की कोई ज्यादा गुड बुक्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखनी चाहिए, इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि क्या अमेरिका आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्या आपको न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप देने के लिए तैयार है, क्या आपका जो पैसा कोएलिशन सपोर्ट फंड का था जो कि उसके जिम्मे है, क्या वो अदा करने के लिए तैयार है, क्या वो आपको जो हथियारों की जो डील उसके साथ हुई हैं क्या उनको निभाने के लिए तैयार है, क्या कश्मीर के ऊपर वो इसका मतलब हमें ज़्यादा अभी होप्स टाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट है एहतशाम साहब, इस पर वैसे अगर अमेरिका से मुमकिन तौर पर अगर रद्द-ए-अमल आता है तो आप क्या समझते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है? और ये जो कह रहे हैं कि हम डिवाइडिंग फोर्स नहीं बनना चाहते, हमें किसी क्लब का मेंबर नहीं बनना, बल्कि हमें ब्रिज बनना है दोनों कंट्रीज़ में और अपने इंटरेस्ट को देखना है अमेरिका की तरह, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इसको संजीदा लेगा? हमने देखिए बिलावल भुट्टो का बयान बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रिज का काम कर सकते हैं। हमने 70 में किया, 71 में आपने देखा चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से उस वक्त के
वज़ीर ख़ारजा किसिंजर पाकिस्तान आए थे 72 में, आपने देखा। फिर प्रेसिडेंट निक्सन भी पाकिस्तान आए थे। ताल्लुकात बड़ी हद तक पाकिस्तान के ज़रिए ही चीन ने के साथ अमेरिका ने बेहतर किए। आमना आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, वो 50 साल का जो कोल्ड वॉर का पीरियड था वो ख़त्म जब हुआ, रशिया टूट गया, 16 ममालिक निकल आए। अब आप देख लें कि जब से ट्रंप की ये सेकंड अपना टर्म शुरू हुई है, सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदल गई है कि वो अमेरिका, वो जो रूस को सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, वो रूस को अब दुश्मन नहीं अपना दोस्त समझ रहे हैं ट्रंप साहब। और वो कह रहे हैं कि चाइना जो है ना हमारा दुश्मन है। जिस अंदाज से उसको ले रहे हैं, टैरिफ वॉर उनके साथ शुरू की हुई है, पूरा यूरोप परेशान है उनके जो डिसीजन लिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो इन हालात में तो हम नहीं समझते कि अमेरिका जो है ना हमें इस हवाले से हमारी कोई बात सुनेगा या समझेगा कि पाकिस्तान को ब्रिज का काम करना चाहिए। अब ये कि वो सोलो फ्लाइट पे चले गए। आज अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं कि रिपब्लिकन का डे 1 से आमना ये होता था, जिसको वो कहा जाता है अपना कि इनके टैक्सेस नहीं होते थे, हमेशा टैक्स को वो रिफॉर्म लेके आते थे, टैक्स कम करते थे। अब आप देख लें कि वो टैक्स वाला मामला इन्होंने जिस अंदाज से शुरू किया, जिसका नुकसान दुनिया में टैरिफ लगाने के बाद आम आदमी को भी टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जितनी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है, चीन को वो दुश्मन समझ रहे हैं, चीन के ख़िलाफ़। लेकिन ना ये 1 रोड 1 बेल्ट के हवाले से 1 डॉट ब्लू डॉट नेटवर्क उन्होंने बनाने की कोशिश की, नहीं बना। जो हमने चाइना बना रहा है $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट, जो 3 कॉन्टिनेंट से होकर 70 ममालिक में जाएगा या जा रहा है, बड़ी हद तक चला गया, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इन अनाज में तो बिलाल भुट्टो साहब की तो ख्वाहिश तो अच्छी है। हम तो यही चाहते हैं कि हम ब्रिज बन जाएं, या ये कि कम से कम हम जिस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के रिलेशन में, वो बैलेंस अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारी बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान को तैयार किया जा रहा है, वो काउंटरवेट के तौर पे चाइना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस अंदाज से अब रीजनल स्टेबिलिटी जो है ना, वो लग रहा है कि वो बिल्कुल एक मुसीबत में पड़ जाएगी। कैसे आप इसको ठीक कर पाएंगे? तो बज़ाहिर तो ट्रंप का दूसरी जब दफ़ा आना ये साबित कर रहा है कि पूरी दुनिया अनसेफ होगी। और कुछ हो ना हो तो तजारत और इकॉनमी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से वो एक्शन लेके चले जा रहे हैं, वो उससे पूरा यूरोप भी, सेंट्रल एशिया, सब लोग जो हैं हम सब लोग उससे इफेक्ट होंगे। तो नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जी ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और हम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जब से हुकूमत ने फायरवॉल के नाम पर इंटरनेट की बंदिश का सहारा लिया है, चाहे ऑनलाइन गेम खेलने वाले नौजवान हों या कारोबारी अफराद, सभी इंटरनेट की बेहतरीन रसाई के लिए VPN से मदद ले रहे हैं। और अब ये खबर भी सामने आई है कि VPN को माहाना करोड़ों डॉलर्स की अदायगी की जा रही है। 1 टेराबाइट फी मिनट VPN के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने से 16 करोड़ 20 लाख रुपये अदायगी करना पड़ रही है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक VPN के ज़रिए 1 MB इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल पर $1 फी सेकंड कॉस्ट आती है। VPN के ज़रिए 1 TBPS इंटरनेट डेटा की कीमत $10,000 फी मिनट है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 16 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड VPN की जो तादाद है वो 30,000 है, जबकि गैर रजिस्टर्ड जो VPN है उनका इस्तेमाल कई गुना ज़्यादा है, जिससे मुल्की मईशत को माहाना करोड़ों डॉलर का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान में 30% इंटरनेट का इस्तेमाल VPN और 70% इंटरनेट का इस्तेमाल DN के ज़रिए किया जा रहा है। इस सूरत हाल में जब हम मुआशी तौर पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बेहतरी की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर VPN ने इस कदर ज़्यादा सवाल है जिसकी वजह से मुआशी असरात बहुत मुरतब हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एहतशाम साहब साथ ही हैं। सुहेल साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। सुहेल साहब, ये किस तरह से देख रहे हैं VPN की वजह से जो हम माहाना करोड़ों डॉलर्स पे कर रहे हैं, किस तरह से इसके इस्तेमाल को देख रहे हैं? इसकी वजह क्या है, क्यों इसका यूजेज इतना बढ़ गया? क्योंकि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन के बारे में तो हम सुनते रहे हैं पास्ट फ्यू डेज़ में, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी आई है कनेक्टिविटी के इस मामलात में। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसका यूजेज कैसे कम किया जाए? जी, सबसे पहले मैं ये क्विकली समझाता हूँ कि VPN है क्या। देखिए, इंटरनेट जो है, इंटरनेट जब इजाद भी हुआ था तो उसका मकसद था कंप्यूटर को कनेक्ट करना और जस्ट इंफॉर्मेशन फ्लो। इंटरनेट डिज़ाइन कभी इसलिए नहीं हुआ था कि उसके ऊपर सिक्योर डेटा ट्रांजैक्शंस की जा सकें, सिक्योर ट्रांजैक्शंस की जा सकें। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया
और उसकी जो उसके ऊपर एप्लीकेशन है वो बढ़ती गई। अब क्या है कि VPN मैंने आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मेरे और आपके बीच में जो कनेक्शन है मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीटली इंक्रिप्टेड हो, सिक्योर हो, बीच में वो कोई और बीच में ना रहो, आपके और अपने बीच में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं US में या दुबई में एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मुझे उनके सिस्टम्स को एक्सेस करना है, तो वो कंपनी मुझे ओपन इंटरनेट के ऊपर अपने सिस्टम्स का एक्सेस नहीं देगी। वो कहेगी कि मैं अपने कंप्यूटर से या अपने नेटवर्क से उनके नेटवर्क तक एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करूं ताकि उसके बीच में एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन हो, कोई मेरे उस डेटा को बीच में ना इंटरसेप्ट कर सके, ना देख सके। ये एक वैलिड रीज़न है जिसके लिए मुझे VPN यूज़ करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे सपोर्ट भी करती है, PTE ऑन VPNs को रजिस्टर भी कर लेती है। अब आ जाते हैं, मैं आपका बोल्ड चैनल दुबई में बैठ के स्ट्रीमिंग पे देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ जी। अब होता क्या है कि मेरे सर्वर मेरे मशीन पे भी आ रहे हैं, मेरे साथ वाले के पास भी आ रहे हैं, मेरी वाइफ भी देख रही है। तो अगर हम इंडिविजुअली ये स्ट्रीम मेरे पास, आपके पास, मेरी वाइफ के पास आ रही होगी तो 3 गुना ट्रैफिक यूज होगी। होता है ऐसा है कि हम एक चीज कहते हैं जिसे कहते हैं कैशिंग। वो क्या है कि बोल का ये जो स्ट्रीम है ये दुबई आ रही है और वो कैश हो रही है और मल्टीपल लोग उसी को देख रहे हैं। तो नॉर्मली जब इंटरनेट की प्लानिंग की जाती है तो वो इस बेसिस पे की जाती है कि कैशिंग हो रही होगी। जो ISP है आपका, साइबरनेट हो गया, PTCL हो गया, इंटरनेट प्रोवाइडर, ये अपने पास उस जो आपके कंटेंट है उसको कैश कर रहे होते हैं। और मैं सारिफ के तौर पे जब देख रहा हूं तो सबसे पहले वो जाता है कि जब मैं वो चैनल देख रहा हूं तो सबसे पहले वो जाता है कि PTCL के कैश में मौजूद है, मुझे वो डेटा मिलता है। अगर वो मौजूद नहीं तो वो पीछे से फेच होता है जो मेन सर्वर है। अब क्या है कि जब मैं VPN एस्टेब्लिश करता हूं तो इस सारे कैशिंग मैकेनिज्म को मैं बाईपास कर देता हूं। हर आदमी जो यूज कर रहा है उसके लिए वो डेटा स्ट्रीम, जहां से भी वो डेटा आ रहा है वो उसके लिए आ रहा है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड थी, जो ओवरऑल पाकिस्तान की कोर बैंडविड्थ जो बैकबोन है, उससे ऊपर जो लोड है वो कई गुना बढ़ गया। क्योंकि प्लानिंग इस तरह होती है कि एक टाइम पे मैं नेटफ्लिक्स भी देख रहा हूं, मैं यूट्यूब भी देख रहा हूं, तो हजारों लोग उसी चीज को, उसी कंटेंट को देख रहे हैं। तो वो जो लोकली कैश हुआ होगा वहां से उनको आ रहा होता है। जब हर किसी ने पॉइंट टू पॉइंट VPN एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो वो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक तो जो आपके ISPs को जो बैंडविड्थ खरीदनी है वो ज्यादा खरीदनी पड़ी। दूसरा, आप जो VPN, जिस भी VPN प्रोवाइडर से अपनी VPN सर्विस ले रहे हैं आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, VPN प्रोवाइडर्स में अगर आप VPN यूज कर रही हैं तो या तो आप कोई फ्री सर्विस यूज कर रही हैं या आप किसी को $5 $10 महीना पे कर रही हैं। आपको भी पता है कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। जो सर्विस बाहर से एक सर्वर आपको फ्री VPN दे रहा है वो या तो आपके सिस्टम, आपका डेटा स्टील कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन देख रहा है, ठीक है, या वो आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। तभी वो उसने जो आपको फ्री सर्विस दे रहा है वो कोई ना कोई तो उसका बिजनेस मॉडल है कि वो उस फ्री सर्विस को कॉम्पेंसेट कर रहा है। करेक्ट। या वो आपको एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। अगर वो एक बोनाफाइड, वैलिड, जेन्युइन बिजनेस है तो वो आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। ठीक। और अगर वो जेन्युइन बिजनेस नहीं है तो यू शुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि वो या तो आपके कंप्यूटर के अंदर मैलवेयर, वायरस डाल रहा है जिससे वो आप डेटा स्टील करे, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करे। ठीक है। अब मुझे और आपको जरूरत क्यों है इस VPN की? अगर मैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूं जो दुबई की उस कंपनी के साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस करे, तो मुझे VPN क्यों चाहिए? मुझे VPN इसलिए चाहिए कि मैं जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है कंटेंट को फिल्टर करने के लिए, कोई गलत मवाद है, ब्लास्फेमस कंटेंट है, गवर्नमेंट उसको रोक रही है तो आप एक किस्म से उसको बाईपास कर जाते हैं। एक दूसरा ये हो सकता है कि जनाब नेटफ्लिक्स, लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स एग्जांपल लेता हूं,
अगर मैं पाकिस्तान में उसका सब्सक्राइबर हूँ, पाकिस्तान से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो नेटफ्लिक्स ने जो पाकिस्तान के लिए वीडियोस वगैरह पब्लिश की हुई हैं वो मुझे मिल रही हैं। अगर मैं आपको उसमें डेटा मिल रहा है, करता हूँ VPN यूएस का, तो जो उसने कंटेंट है वो मुझे मिल रहा है। तो एथिकली तो गलत है कि मैं काइंड ऑफ बाईपास कर रहा हूँ, वायलेट कर रहा हूँ। हमने अंडरस्टैंड तो किया। मैं इत्तेशाम साहब की जानिब जाती हूँ, उनके साथ माशी नुक्ता नज़र से बात करूँगी। इत्तेशाम साहब, हम जहाँ पे गवर्नमेंट बात करती है कि हमने अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं, जहाँ पर हुकूमत साथ ही साथ डिजिटल नेशन बनाने की भी बात करी है, वहीं पर जैसे इन्होंने नुक्ता उठाया कि अभी जो डिस्ट्रप्शन थी हालिया इंटरनेट, जिसकी वजह से VPN की जानिब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया लोगों का, वो यही थी कि कुछ चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना था। ठीक है, आपने कुछ रेगुलेशंस की जा सकती हैं, लेकिन VPN पर इस कदर हमारा जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, उसकी वजह से माशी तौर पर हमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। इसको हुकूमत किस तरह से देख सकती है? देखिए, हुकूमत इसको डेफिनेटली देखती है, लेकिन हुकूमत कई हवालों से VPN के इस्तेमाल को वो कहते हैं ना डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, आप भी बात करिए, ब्लास्फेमी मवाद है, कुछ इस तरह की और चीज़ें भी हैं। देखिए, अच्छी बात है आमना के बावजूद इस बात के कि बहुत सी दिक्कतें हुकूमत को आ रही है। PTA बार बार कह रहा है हम VPN को बंद नहीं कर रहे, और VPN के इस्तेमाल की ज़्यादा वजह भी यही है कि इंटरनेट में डिस्ट्रप्शन हुआ। वरना मुझे अच्छी तरह याद है ये प्राइवेसी के तौर पे इस्तेमाल होता था, मेजर के तौर पे इस्तेमाल होता था, लेकिन अब डे टू डे बुनियादों पे कम्युनिकेशन के लिए और बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल हालात तो हैं। डॉक्टर साहब से एक बात पूछने वाली है, डॉक्टर साहब, ये अब आपके ख्याल में मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म, क्या मैकेनिज़्म हुकूमत ला सकती है कि ब्लास्फेमी मवाद जो है ना उसको भी रोके, प्लस जो जेन्युइन इसके इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो अनरजिस्टर्ड कहा जा रहा है जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा VPN यूज़र की, उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसका सिर्फ एक छोटा सा जवाब ये है कि टेक्निकली सारे VPN को कंट्रोल करना कि हर एक को वाइट लिस्ट कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। 30,000 आपने अभी खुद बताया कि 30,000 रजिस्टर्ड VPN है, ठीक है, मिलियंस ऑफ VPN यूजर्स हैं। तो ये एक पॉसिबल ही नहीं है कि PTA के लिए कि वो सबको वाइट लिस्ट करना शुरू कर दे। दिस इज नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहली चीज ये है ना कि लोग VPN पे क्यों जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट दिखाना है। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जिस बेसिस पे कंटेंट को फिल्टर करना है, उसके ऊपर एक एंगेजमेंट होनी चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स के साथ एग्री होना चाहिए, क्या होना है, क्या फिल्टर। तो फिर आप कह सकते हो कि सुहेल, अगर तुम VPN यूज कर रहे हो तो तुम गलत यूज कर रहे एथिकली, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अंदर एक पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक का ओपिनियन, सारे स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन शामिल था। जब आप वो बनाएंगे, उसके बाद अगर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट का भी एक मॉरल पॉइंट है कि नाउ यू शुड नॉट बी वायलेटिंग दिस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट सब उसके साथ लेके अपनी पॉलिसी बनाए। उसके बाद आपने जेन्युइन बिजनेस नीड्स के लिए VPN को इनेबल करें, आप डिस्करेज कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त एक डिस्ट्रस्ट की वजह से यही फील है कि जनाब गवर्नमेंट मेरे सोशल मीडिया को फिल्टर करेगी, इसलिए मैं VPN यूज कर रहा हूं। बिल्कुल, गवर्नमेंट को देखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब IT एक्सपर्ट हमारे साथ थे। इत्तेशाम साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे इस सेगमेंट में, उन्होंने वक्त दिया। और प्रोग्राम के आखिर में एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें। आपको पता है कि दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में पाकिस्तान के कौन से 3 शहर शामिल हैं? हम आपको बताते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि हम महंगाई के दौर में जी रहे हैं, लेकिन दुनिया के 3 सस्ते तरीन शहर पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। और ये दावा हमारा नहीं, बल्कि डेटा कंपनी नम्बियो की तर्ज के ज़िंदगी के अखराजात की सालाना फहरिस्त में तो यही दावा किया गया है। डेटा कंपनी ने दुनिया भर के 327 शहरों की दर्जाबंदी करते हुए ये बताया कि स्विट्ज़रलैंड के 3 शहर ज्यूरिख, लुज़ान और जिनेवा दुनिया के महंगे तरीन शहर हैं। न्यूयॉर्क को दुनिया का 4था महंगा तरीन शहर करार दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया का सस्ता तरीन शहर भारत में है, जिससे ऊपर मिस्री शहर सिकंदरिया मौजूद है। और इस लिस्ट में जिंदा दिलान का शहर लाहौर तीसरे और शहर कायद कराची चौथे सस्ते तरीन शहर में है, जो ज्यूरिख के मुकाबले में 85% सस्ते हैं। जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वो इस फहरिस्त में 314वें नंबर पर मौजूद है, जो ज्यूरिख से 83% सस्ता है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम हुआ चाहता है आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।